हेलो दोस्तों, मैं आपका साथी संजय राजपुरोहित। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 16 के रिमेनिंग पार्ट की। 16 आर्टिकल 16 के रिमेनिंग पार्ट की। हमने अभी तक बात की थी आर्टिकल 16 4 तक। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 16 4A एंड 4B, आर्टिकल 16 5, क्लास 5 एंड 6। ओके, तो इतने में आज हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर होने वाले हैं। पॉलिसी इन रिजर्वेशन इन प्रमोशन। प्रमोशन में क्या रिजर्वेशन होना चाहिए। हमने लास्ट तक रिजर्वेशन की पॉलिसी की बात की थी। आज हम बात करेंगे कि प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात करेंगे। दैट वाज द एंट्री लेवल रिजर्वेशन। ओके, सो दैट वाज रिजर्वेशन पॉलिसी टू एंटर इन ए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आज हम बात करेंगे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रहते हुए प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात करेंगे। So both the center and the state government extended reservation of the seats in the promotion favor of the scheduled caste and scheduled tribe communities in the public employment. This policy was held to be unconstitutional and void by the Supreme Court in Indira Sahni case versus Union of India. हमने लास्ट आर्टिकल 16(1) to 16(4) तक पढ़ा था। 16(4) में जाके हमने देखा था कि 1992 में रिजर्वेशन एज ए पॉलिसी को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल बोला था और बोला था आर्टिकल 16(4) के थ्रू स्टेट चाहे तो रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकता है। बट उसी इंदिरा साहनी केस 1992 में जहां रिजर्वेशन पॉलिसी को अपहेल्ड किया गया, वहीं रिजर्वेशन इन प्रमोशन है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला। उन्होंने बोला कि आर्टिकल 16(4) में जो पॉलिसी है वो स्टेट को एम्पावर करती है बैकवर्ड क्लास को एंट्री लेवल में रिजर्वेशन देने के लिए। रिक्रूटमेंट में बैकवर्ड क्लास को यानी SC ST OBC को रिजर्वेशन है 16(4) के थ्रू। आप सिर्फ और सिर्फ एंट्री लेवल पे रिजर्वेशन दे सकते हो। सो इन 1992 इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिसी इन रिजर्वेशन इन प्रमोशन was declared as unconstitutional and void. Okay, they said that in Article 16(4) there is mention about the reservation, so that reservation is only for the entry level. This was not for the subsequent recruitment, means promotion. Again, subsequently there were no provision. So Parliament come up with the new Constitutional Amendment Act, that is called the 77th Constitutional Amendment 1995. After Indira Sahni case, Parliament ने 17 भाई Parliament बोला कि 60 आर्टिकल 16(4) में नहीं है, तो कुछ आर्टिकल 16(4)A के थ्रू हम इसको इंसर्ट करेंगे। ओके, so Parliament come up with the 77th Constitutional Amendment 1995, which introduced Article 16(4)A. So Article 16(4)A के आने का कारण क्या है? इंदिरा साहनी केस। In Indira Sahni case, Supreme Court declared the reservation in promotion as unconstitutional and void. And in response of this, Parliament come up with the 77th Constitutional Amendment 1995, which introduced new clause Article 16(4)A. It confers the power on the state to provide reservation in promotion in favor of SC STs provided these
two communities are not adequately represented in the public employment in opinion of state. So 16(4)(a) is especially for the reservation in promotion. So अगर आपको पूछा जाए reservation in public employment 16(4), reservation in the government institution for the admission, that is for the educational admission, that is 15(4). And if we talk about the reservation in promotion, that is under the 16(4)(a). Supreme Court, and then after, ऐसा आपको पता है कि जब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आएगा तो वो लगभग ज़्यादा चांस होते हैं कि उसको कोर्ट में जाना ही होता है. सो इन 1995 आया, ये कोर्ट में गया, बहुत सारे केसेस गए एंड सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लियर किया. एम नागराज केस 2006 में, एम नागराज केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया, इसको अपहेल्ड किया. पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, इट सेटिस्फाई द फॉलो 3 कंडीशन. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने 3 कंडीशन डाली. ये 3 कंडीशंस अगर जस्टिफाई करेगी तो यू कैन गिव ए रिजर्वेशन इन प्रमोशन टू. सो नागराज केस में 3 कंडीशन क्या है? पहला, कम्युनिटी, दैट मीन्स SC and ST कम्युनिटीज आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड. सो जब आप प्रमोशन में रिजर्वेशन दे रहे हो तो कम्युनिटीज है वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड होनी चाहिए. ये तो बेसिक रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट है. सो ये रिक्वायरमेंट तो नॉर्मली फुलफिल करती ही है जब आप रिजर्वेशन के लिए SC ST को रिजर्वेशन दे रहे हो प्रमोशन में. दैट इज क्लियर. दीज कम्युनिटीज आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. सो ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है. दैट्स वाई इनको रिजर्वेशन भी दिया गया. सो ये भी जो कंडीशन है वो ऑटोमेटिकली फुलफिल्ड है. थर्ड कंडीशन है वो थोड़ी डिफिकल्ट है. सो सच रिजर्वेशन पॉलिसी डज नॉट इफेक्ट द ओवरऑल इफिशिएंसी इन द एडमिनिस्ट्रेशन. सो एडमिनिस्ट्रेशन में ये इफेक्ट नहीं करनी चाहिए. और फिर उन्होंने बोला था क्वांटिफाइबल डाटा, जिसको बाद में हटा दिया गया. डाटा रिक्वायर्ड है, सो उसको बाद में हटा दिया गया था. सो बेसिकली ये 3 कंडीशन के बेसिस पे रिजर्वेशन एंड प्रमोशन दे सकते हैं. दैट मीन्स क्या है कि आप डायरेक्टली रिजर्वेशन कर सकते हैं प्रमोशन में. यही इनकी पॉलिसी थी. ओके, अब देखिए इसमें है ना, रिजर्वेशन इन प्रमोशन में एक और केस बनता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आपको समझा देता हूं, वो करंट अफेयर में चला हुआ है. सो ये आप इसको पूरा ध्यान से सुनिए और समझिए. कर्नाटका गवर्नमेंट ने पिछले साल कुछ लोगों को प्रमोशन दिया था और उनको प्रमोशन देने के लिए उन्होंने अपना एक लॉ यूज किया था जिसमें टर्म यूज है कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी. कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी, ये टर्म आपको भी कहीं सुनने को मिल सकती है. ये अपहेल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको. सो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी का मतलब क्या है? कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी यहां पे देखते हैं. कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी का मतलब यह है, अगर 2 लोग ये बैकवर्ड कम्युनिटी से यानी SC ST से है और यहां पे जनरल है, इनको काम करते हुए 6 साल हो गए एक ही जगह पे, और ये फॉर एग्जांपल 5 साल ही हुए. सो ही इज ए सीनियर एंड ही इज ए जूनियर. ओके, बट अगर जब इनका प्रमोशन की बारी आएगी तो यहां पे देखा जाएगा कि रिजर्वेशन के बेसिस पे अगर इनको प्रमोशन मिलता है तो ये दोनों प्रमोशन के वेट में है. बट इनको अगर रिजर्वेशन के बेसिस पे प्रमोशन पहले मिल गया, यानी कि ही विल बी प्रमोटेड. ये मे बी 5 साल 7 साल का, ये 5 साल का ही हो, दोनों का अच्छा वाला डिफरेंस है, बट ये प्रमोट हो गया और
तो इनकी जो सीनियोरिटी है प्रमोशन के बाद में, ये समझो 1 साल बाद में प्रमोट हुए, तो इनकी जो 1 साल की इस प्रमोशन में जो सीनियोरिटी आई है, इनकी जो सीनियोरिटी आई है, ये 1 साल बैक हो गए, 1 साल जूनियर हो गए, सो अगेन इनको प्रमोशन में सीनियोरिटी मिलेगी। इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी, कोई कॉन्सिक्वेंस की वजह से सीनियोरिटी मिली हो। ओके, सो आप है ना इसको अच्छे से समझ लीजिए, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay, so we go by different with different colors. Okay, so that is a general candidate, and other one is OBC SC candidate, for example. इसको वर्क करते हुए हुआ 5 ईयर, इसको हुआ 2 ईयर फॉर एग्जाम्पल। दोनों वेट कर रहे हैं किस चीज के लिए? प्रमोशन के लिए। बट अगर इसको प्रमोशन है वो जल्दी मिल गया, वजह क्या है? आपका 16(4)A जिसमें कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन, सो ये प्रमोट हो गए। और इनके प्रमोट होने के 1 साल बाद ये प्रमोट हुए। इनको वर्क है, ये 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होगा, 1 साल बाद में यानी कि इनको 7 साल का वर्क एक्सपीरियंस होगा। समझे? ये 1 साल बाद है तो 5 साल का, इनको 7 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। सो अगेन ये वैसे तो सीनियर है बट ये प्रमोट जल्दी हुए हैं तो ये सीनियर होंगे, तो अगला प्रमोशन भी इनको जल्दी मिलेगा एज ए सीनियोरिटी बेसिस पे। सो दैट इज ऑल अबाउट, सो दैट इज कॉल्ड द कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी। ये टर्मिनोलॉजी, ये टर्म आपको आएगी, और ये कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी को सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनली हेल्ड किया है, अपहेल्ड किया है। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलाउ किया है। सो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है रिजर्वेशन इन प्रमोशन में। ओके, अब हम बात करते हैं रूल ऑफ वर्टिकल रिजर्वेशन। वर्टिकल रिजर्वेशन के क्या रूल है? अच्छा, आपको बेसिक समझना होगा, मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी समझाया है। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ये वर्टिकल जैसे यहां जनरल है, यहां ओबीसी है, यहां एससी एसटी है। ओके, ये जो रिजर्वेशन का जो सिस्टम है, फॉर एग्जांपल यहाँ 27%, यहाँ 22.2% तकरीबन। ओके, सो इस तरह का रिजर्वेशन है, इसको क्या बोलेंगे? वर्टिकल रिजर्वेशन। अब मैं कहूं कि इसी रिजर्वेशन में 4% है, वो गर्ल्स को देना चाहता हूं मैं, विमेन रिजर्वेशन देना चाहता हूं 4, 5, 10%। सो दैट मीन्स ये जो रिजर्वेशन है ये 10% है, ये इस ऐसे नहीं आएगा, ऐसे नीचे नहीं आएगा, ये इनमें से ही आएगा। सो 10% इसका, 10% इसका, 10% इसका। सो दैट विल बी द हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। सो यू शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द वर्टिकल रिजर्वेशन। वर्टिकल का मतलब है कि ऐसे ऊपर से नीचे तक का रिजर्वेशन का तरीका है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब है एक ही कम्युनिटी में, ये फॉर एग्जांपल ओबीसी है, ओबीसी के अंदर वुमेन भी है, दिव्यांग भी है। ओके, इसके अलावा
ओबीसी के अंदर भी डिफरेंट कास्ट है, कोई ऊपर है कोई नीचे है. सो दैट इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन. सो द रूल वाज लेड डाउन. वर्टिकल रिजर्वेशन का रूल है, उसको इंदिरा साहनी में एकदम क्लियरली, इंदिरा साहनी केस में एकदम क्लियरली लेड डाउन है. Supreme Court in case of Indira Sahni, under which the overall reservation is made in favor of backward classes, both case in public employment and admission education institution shall not be exceed 50%. हमने बात की थी. और कुछ exceptional case है, circumstances है. Following to are regard the exceptional circumstances. Now there are third also EWS. So 3 केसेस में ये हुआ है और तीनों ही केसेस कोर्ट के सामने पेंडिंग है. सो फर्स्ट केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, एग्जांपल है जहां पे 50% से ज्यादा रिजर्वेशन एक्सीड कर रहा है. सो स्पेशल रिजर्वेशन ऑफ तमिलनाडु गवर्नमेंट तमिलनाडु गवर्नमेंट वाज द स्टेट दैट फॉलोड रिजर्वेशन ऑफ 69% ऑफ द सीट्स गिवन टू बैकवर्ड क्लासेस बोथ इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिंस 1970 से 69% रिजर्वेशन वहां पे अवेलेबल है तमिलनाडु में. द पॉलिसी बिकम द अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन द 1992 एज इट वायलेट द रूल ऑफ वर्टिकल रिजर्वेशन. सो वो तमिलनाडु रिजर्वेशन पॉलिसी है that become unconstitutional because in Indira Sahni case in 1992 it said that more than 50% exceed 50% without any exceptional circumstances not allowed. So enacted rule the Tamil Nadu reservation for seat. So नया उन्होंने एक legislation लाया, उसमें उन्होंने उसका नाम रखा तमिलनाडु rule of Tamil Nadu reservation for seat in 1994. After 1992 that Indira Sahni case incorporating its special reservation policy. This act was placed under the 9th schedule of the Constitution of Parliament. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत सारी पार्लियामेंट की बहस में 9th शेड्यूल के बारे में सुना होगा. और मैं आपको एग्जांपल देता हूं. आपने सुना होगा कि जैसे ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन का बिल जब पार्लियामेंट में था तो बहुत सारे लोगों ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने अपने अपने स्पीचेस दिए थे. उसमें से एक स्पीच मेरे को याद है, बहुत सारे लोगों ने कहा था, मैं विद नेम मेरे को एक याद है कि श्री रामविलास पासवान जी जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने उस डिबेट में कहा था कि इस ईडब्ल्यूएस के एक्ट को यानी कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इटसेल्फ को आप 9th शेड्यूल में रख दीजिए ताकि कोर्ट इस पे बात ही नहीं करेगा तो आगे का प्रॉब्लम ही नहीं है. बट वो बात फैक्चुअली राइट नहीं थी. उन्होंने 2 पार्लियामेंट के फ्लोर से बोला बट उनको फैक्चुअली वो बात करेक्ट नहीं थी. कैसे करेक्ट नहीं थी हम बात करेंगे. सो ऐसे ही तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सेंटर से रिक्वेस्ट करके अपना जो ये रिजर्वेशन का लॉ है 1994 में उस लॉ को 9th शेड्यूल में रखवाया. ओके, 9th शेड्यूल क्या है? 9th शेड्यूल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आर्टिकल 31B के साथ में इंट्रोड्यूस हुआ था. फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 31B स्टेटेड दैट एनी, अब 31B क्या बोलता है? Anything placed under the 9th schedule to Constitution shall not be questioned before a court of law. Thus, any enactment under this shall subject to judicial scrutiny. Shall not subject to judicial scrutiny. अब आप बात को समझिए. 9th शेड्यूल लाया गया था. पहले 8 शेड्यूल थे, 395 आपके आर्टिकल थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना. फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उसमें आर्टिकल 31B लाया गया, नया आर्टिकल 396 आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया. 31 में 31B को जोड़ा गया. 31B में ये बोला कि हम एक नया शेड्यूल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं
8 शेड्यूल थे, नया शेड्यूल, नोवा शेड्यूल लाया, 9th शेड्यूल लाया। 9th शेड्यूल में हम जो भी हमारे पार्लियामेंट से पासिस बिल हम 9th शेड्यूल में रखेंगे, उनको कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। यानी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में एक कोना ऐसा रखना चाह रहे हैं जिसको कोर्ट जाके टच ना करे। ओके, तो इसका पर्पज क्या था? पर्पज ये था कि उस टाइम में आर्टिकल 31 था, 31 बाद में रिपील हुआ, बट वो 44th अमेंडमेंट में हुआ। आर्टिकल 31 में एक शर्त थी कि आपका फंडामेंटल राइट था, वो प्रॉपर्टी का फंडामेंटल राइट था कि आप जितनी चाहे आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, आपको प्रॉपर्टी खरीदने का फंडामेंटल राइट है। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी को हाथ लगाता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। सो गवर्नमेंट को दिक्कत क्या हो रही थी कि गरीब लोगों को प्रॉपर्टी देने में, जब अमीर लोगों के पास मैक्सिमम प्रॉपर्टी थी, उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी लैंड रिफॉर्म करने थे। तो लैंड रिफॉर्म करने थे, अगर लैंड रिफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट जाए तो सारे के सारे केस सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सो गवर्नमेंट को एक ही बात समझ में आई कि केसेस ना जाए, इसके लिए उन्होंने लैंड रिफॉर्म के जितने भी बिल थे वो सारे उठा के शेड्यूल 9 में रख दिए। एंड उन्होंने बोला शेड्यूल 9 में जो भी बिल रखा हुआ है उस बिल को कोर्ट टच नहीं करेगा। ओके, सो इसके पीछे कहानी ये थी। तो शेड्यूल 9 में रखा, यहां तक ठीक है कि शेड्यूल 9 में तो यहां तक तमिलनाडु गवर्नमेंट सही है कि अपना एक बिल है, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके उस बिल को 1994 में 9th शेड्यूल में रख दिया। अच्छा जी, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो ये है कि कल को पार्लियामेंट कोई भी बिल पास करके 9th शेड्यूल में रख देगी तो कोर्ट हाथ भी नहीं लगा पाएगी। और यही सजेशन हमारे माननीय एमपीस दे रहे थे उस दिन। आप जब भी देखो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है तो बहुत सारे एमपीस है, वो बहुत पुराने टाइप के हैं और पुराने टाइम से उनको एक ही बात समझ में आ रही आती है कि 9th शेड्यूल में रख दीजिए, कोर्ट का झंझट ही खत्म हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। अच्छा, ये 9th शेड्यूल है, वो आपको पता ही है, पहला जो केस हुआ शंकरी प्रसाद केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में इसी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के खिलाफ, एंड सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बोला था। बट अभी देखिए इसमें क्या चेंजेस आए हैं, लेटेस्ट चेंजेस क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने हिसाब से इस चीज को वापस से री इंटरप्रेट किया है। सुप्रीम कोर्ट इन IR कोयलो केस में और वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 में, देखिए 2007 में IR, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, IR कोयलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस held that 9th schedule is partially open to judicial review, is to extend the 9th schedule subject to the scope of basic structure doctrine। कोर्ट ने भाई साहब जब बेसिक 1973 में केशवानंद भारती में बेसिक स्ट्रक्चर दी थी, तो बेसिक स्ट्रक्चर में उन्होंने क्या कहा था कि कोर्ट से जुडिशियल रिव्यू का पावर नहीं लिया जा सकता। जुडिशियल रिव्यू इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। एंड अगर कल को आप कोई बिल पास करके वहां पे रख देंगे, दैट मीन्स आप कह रहे हो कोर्ट इंटरफेयर ना करे। सो कोर्ट कहता है ना, हमारा जुडिशियल रिव्यू का पावर आप टच भी नहीं कर सकते, दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर। सो आप 9th में कोई भी चीज को 9th में ले जाके भी रख दीजिए, उस कोने में भी रख दीजिए, बट अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म कर रहा है तो हम उसका जुडिशियल रिव्यू करेंगे। सो ये बात जो नया कोर्ट का इंटरप्रिटेशन है आफ्टर केशवानंद भारती बेसिक स्ट्रक्चर, एंड सुप्रीम कोर्ट clearly interpreted it in 2007 IR Coelho case. They don't know, these member of parliament don't know that Supreme Court can judicially review if after putting the law or constitutional amendment in the 9th schedule also. So be clear, ये क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है लोगों को। सो बी क्लियर, अगर आपने कोई भी लॉ 9th शेड्यूल में रख भी दिया, दैट इज पार्शियली ओपन फॉर जुडिशियल रिव्यू टू द स्कोप ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन।
सो अब एक और इंपॉर्टेंट बात है, सिंस द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन फर्दर first time appeared 24th April 1973 when the Supreme Court gave the judgment of Keshwanand Bharati. Court held that enactment which were placed under the 9th schedule constitution before 24th April 1973 are not subjected to judicial review. So basically आपकी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कब आई? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन 24 अप्रैल 1973 को आई. सो उससे पहले जो भी उस कोने में रखे गए थे उनको हम टच नहीं करेंगे, बट उसके 1973 के बाद में कोई भी आपने लॉ या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 9 शेड्यूल में रख भी दिया तो दे आर पार्शियली ओपन टू जुडिशियल रिव्यू एट द एक्सटेंट they are open to judicial review because court will decide it is harming or destroying the basic structure or not. So court is यही decide करता है judicial review में. So basically they are open for the जो भी laws 23rd अप्रैल 1973 के बाद में 9th शेड्यूल में रखे गए हैं, they are open for the judicial review at the extent of violating or destroying the basic structure. Okay, so आज कोई constitutional amendment, 1/3 constitutional amendment, legislature put it into the 9th schedule, then also Supreme Court can review it. So there is no use to putting it in 9th schedule. Okay, so that is the reason. So be clear. 24 अप्रैल 1973 के बाद में जो भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 9th शेड्यूल में रखे गए हैं दे आर ओपन टू. और जो तमिलनाडु की रिजर्वेशन पॉलिसी है वो कब 1994 में रखी गई है 9th शेड्यूल में. सो दे आर ओपन फॉर, सो दैट इज इन द IR कोयलो वर्सेस तमिलनाडु स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस. इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट क्लियरली सेड. So now 9th schedule is not infallible. Okay, it is open for the judicial review. However, all those enactments which were placed under the 9th schedule on or after 24 April 1970 are subject to doctrine of basic structure, thus the open to judicial scrutiny. यही this is Tamil Nadu's special representation policy has also been challenged and in Supreme Court and still pending in the Supreme Court. So अभी तक ये सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है. ये इसका रिजल्ट, इसका डिसीजन वो जिस दिन आएगा ये बहुत बड़ी खबर होगी. ओके, अच्छा मैंने कहा था 3 केसेस हुए. एक तमिलनाडु का केस हुआ जिसमें 50% की नॉर्म को ब्रीच किया गया और इवन 3 की जगह 4 कर दीजिए, पर उसमें सुधार हो गया था. मराठा रिजर्वेशन वाला था तो वो उसमें मराठा रिजर्वेशन को तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर ही कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने. सो मैं 3 ही काउंट कर रहा हूं. सो तमिलनाडु, तेलंगाना ने भी 2016 में तमिलनाडु के देखा देखी तेलंगाना गवर्नमेंट उन्होंने भी इनेक्टेड लॉ एनहांस द ओवरऑल रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस 50% से बढ़ा के उन्होंने 62% कर दिया. तमिलनाडु में 69% या 62% has been challenged in the judiciary. ये भी अभी तक इसका भी केस अभी तक चल रहा है. एंड तीसरा है जो आपका EWS का है, 10% EWS में भी रिजर्वेशन दिया. दैट इज ओवरऑल सेंट्रल गवर्नमेंट है, दैट इज ऑल्सो एक्सीडिंग द 50%. सो दैट इज ऑल्सो इन द सुप्रीम कोर्ट. So all 3 cases are pending in the Supreme Court and result of verdict of these cases will become a big news and that will be useful for you also. So always keep updating yourself. Next, हमने आर्टिकल 16(4)(a) को अच्छी तरीके से पढ़ लिया, समझ लिया. 16(4)(a) आपका प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात करता है. प्रमोशन के रिजर्वेशन के बाद हमने रिजर्वेशन का वर्टिकल क्राइटेरिया देख लिया. वर्टिकल में 50% देख लिया, 50% से एक्सीड जो कर रहा है वो देख लिया. इंपॉर्टेंट केसेस कौन कौन से हुए? IR कोयलो केस हो गया जिसमें कि क्लियर किया गया था कि आर्टिकल शेड्यूल 9 के अंदर भी जो भी रखा हुआ है उसको भी हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं. सो नाउ कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी. कैरी फॉरवर्ड से मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल इस बार
100 टोटल सीटें थी, उसमें से 20 सीट एसी और एसटी के लिए रखी गई थी। फॉर एग्जांपल 12 एसी, 13 एसी के लिए, 7 एसटी के लिए रखी हो। तो इन 13 में से 10 लोग ही मिले, 3 यहाँ की सीटें खाली रह गई, 5 लोग यहाँ, सो 5 सीटें एसी एसटी की खाली रह गई। वो 5 सीटें कोई जनरल से ना भर के या दूसरी कैटेगरी से ना भर के, इन 5 सीटों को अगले साल नई आने वाली सीट्स में काउंट कर लिया जाए, तो उसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी या बैकलॉग वाली पॉलिसी। ओके, जो कॉमन कोलोकियल लैंग्वेज में बैकलॉग बोला जाता है। सो इट इज बीइंग फॉलोड बाय सेंट्रल एंड सम स्टेट गवर्नमेंट इन फेवर ऑफ एससी एसटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, बट नॉट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। हाँ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर कोई कोर्स के लिए 50 सीट है तो वो 50 भरनी है। अगर उसमें से अगर एससी एसटी नहीं पूरे कंप्लीट नहीं आ पा रहे हैं, तो फिर दूसरी जो कैटेगरी है उनसे भर लिया जाता है। बट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ये एम्प्लॉयमेंट में होता है। So carry forward of backlog policy is apply only on the employment, public employment, not the educational institution. Under this policy, all those vacancies that are reserved in favor of SC ST that go unfilled due to non-availability of the suitable candidates shall filed up from the SC ST communities by the carrying forward these unfilled vacancy following year. See, अब यहां पे एक इश्यू होगा। फॉर एग्जाम्पल इस साल टोटल 100 सीट है, उसमें एससी एसटी और ओबीसी के लिए 50 सीट रिजर्व की है। उसमें से 50 में से 30 ही भर पाई है और 20 को अगले साल ले गए। अगले साल फिर 100 सीट्स है, 50 सीट और 20 सीट ये पीछे वाली 70, तो ये टोटल 70 सीट दिखने लगेगी। दैट विल ब्रीच द इंदिरा साहनी केस, ये 70% हो जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है? जो पिछले साल की कैरी फॉरवर्ड सीट्स है, वो अगर टोटल नंबर ऑफ सीट में जोड़ेंगे अगले साल की, तो वो 50% के रिजर्वेशन को क्रॉस कर जाएगा। सो ये हमेशा कैरी फॉरवर्ड का इश्यू बनेगा। सो सिंस द पॉलिसी में रिजल्ट इन वायोलेट द रूल ऑफ वर्टिकल रिजर्वेशन लेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन इंदिरा साहनी केस, सो पार्लियामेंट कम अप टू इनेक्ट 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2000 में 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया, विच इंट्रोड्यूस आर्टिकल 16(4)(b). सो 16(4)(a) और 4(b) 4(a) रिजर्वेशन इन 77th अमेंडमेंट है, 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1995 है, उसमें रिजर्वेशन इन प्रमोशन। और 16(4)(b) है, वो क्या है, बैकलॉग के लिए है या फिर कैरी फॉरवर्ड के लिए है, जो कि वो बैकलॉग की सीट्स है, उनकी वजह से आपका 50% का जो सुप्रीम कोर्ट का रूल है लेट डाउन, वो वायलेट ना हो। ओके, तो उन्होंने बोला कि जो पीछे की, इसमें क्या हुआ कि पर्टिकुलर ईयर की वैकेंसी काउंट की जाएगी, बैकलॉग की उसमें टोटल में ऐड नहीं होगी। वो वैकेंसी फुलफिल वैसे ही की जाएगी, बट जब वो काउंट की जाएगी तो टोटल में काउंट नहीं की जाएगी। नॉट क्लब्ड टुगेदर फॉर फाइनलाइजिंग आउट वेदर द कोटा 50% एक्सेस। सो वो जनरली आपने देखा होगा, जब भी बैकलॉग की आती है उसमें लिखा होता है 3+2 ऐसा कुछ लिखा होगा। सो पता लगेगा कि बैकलॉग की वैकेंसी अलग है, बट वो फुलफिल एक ही तरीके से की जाएगी, बट उनको काउंट अलग अलग तरीके से किया जाएगा। दैट इज ऑल अबाउट। अब हम बात करते हैं लास्ट वाला हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पॉलिसी की। अभी तक हमने वर्टिकल रिजर्वेशन समझ लिया, इंदिरा साहनी केस में कैसे लेट डाउन हुआ है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में मैंने कहा, अगर एक देखिए, अगर ऐसे है, इसको ऐसे ऐसे डिवाइड किया, जनरल, ओबीसी, एससी एसटी, तो ये हुआ आपका वर्टिकल रिजर्वेशन का तरीका। अगर मैं एक ही कास्ट है, फॉर एग्जांपल ओबीसी, इसको मैं डिवाइड करूं विमन, दिव्यांगजन,
different caste of OBC, that is called the horizontal reservation. ये ओवरऑल मिला के कितना होगा 27% फॉर एग्जाम्पल ओबीसी के लिए, सो 24% डिवाइड हो जाएगा अंदर. सो व्हेन ए सेक्शन ऑफ बैकवर्ड क्लास पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द परसेंटेज ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर द section of the classes among the subgroup is called the horizontal reservation. The Supreme Court in state of Andhra Pradesh versus T. Muralidharan, T. Muralidhar Rao held the horizontal reservation. ये बहुत important केस है, आंध्र प्रदेश वर्सेस टी मुरलीधर केस, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को वैलिड बोला है. सो रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, और बोला है. अब ये जो टी मुरलीधर केस है, इसके बाद में अभी पंजाब गवर्नमेंट ने भी लाया था हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए, उसमें भी पंजाब गवर्नमेंट को भी उसी केस को, मुरलीधर राव केस को अपहेल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ने. सो लेटेस्ट डेवलपमेंट यही है, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्डेड द or constitutionally declare constitutionally valid to the horizontal segregation or horizontal reasonable classification, ठीक है, in a category. In August 2017 the union government, अच्छा इसका विरोध क्यों हो रहा है मैं आपको बेसिकली समझा देता हूँ. विरोध इसलिए हो रहा है कि आपका जब हम बात करते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में ये बोला गया है अनइक्वल कैटेगरीज को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए, इक्वल कैटेगरी को इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए. जब आप ओबीसी को एक होमोजेनियस और इक्वल कैटेगरी समझते हो तो फिर उसमें अलग अलग लोगों को अलग अलग ट्रीटमेंट कैसे दे सकते हो, इसका बेस ही है. बट सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एक इक्वल कैटेगरी है, उसमें भी सब कैटेगरीज हो सकती है. सो सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया है. ओके, सो इट विल बी द इंट्रोड्यूस द हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन. अच्छा 2017 में यूनियन गवर्नमेंट ने एक कमेटी गठित की थी उत्तर प्रदेश के लिए, यूपी के लिए. अभी भी उसको एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं, पता नहीं नेक्स्ट इलेक्शन तक आई थिंक उसका रिजल्ट आएगा. वो भी एक बहुत बड़ा न्यूज होगा एंड उसको भी अपडेट करते रहिए कि क्योंकि नेक्स्ट इलेक्शन 2022 है. इलेक्शन से पहले दे हैव टू डिक्लेयर the committee, because it was the promise of election manifesto by one of the party, and party as it is in the ruling. So उन्होंने एक कमेटी गठित की थी एंड कमेटी को टर्म ऑफ रेफरेंस यही दिया गया था, they have to segregate the caste among the category of in the category of OBC. ओके, सो वो कह रहे हैं कि OBC में भी मोस्ट बैकवर्ड MBC निकाली है, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, सो दैट 27% नीड टू बी डिवाइडेड. सो इनको ज़्यादा रिजर्वेशन मिलना चाहिए जो मोस्ट डेवलपमेंट कास्ट है, मोस्ट डेवलपमेंट क्लासेस है. सो दैट इज ऑल अबाउट. सो दिस पॉलिसी इज फॉलोड इन OBC बाय द ओबीसी में जो सेग्रीगेशन है, जो डिफरेंट सब कैटेगराइजेशन है, वो तमिलनाडु, AP, तेलंगाना, कर्नाटका, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, बहुत सारी जगह ये किया जा रहा है. एंड पंजाब इज द इन द लेटेस्ट, पंजाब में भी हो गया और यूपी में इसका काम चल रहा है. ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट दिस. एंड मुझे लगता है कि आपको सबको क्लियर हुआ होगा और मैं आपको धन्यवाद देता हूं. अगर मेरा समझाया समझ में आता है तो आप लोग इसको आगे शेयर भी कर सकते हैं. अगर किसी को हेल्पफुल लगे तो आप हमें मेल, ईमेल वगैरह या नीचे मैसेज करके भी बता सकते हैं. थैंक यू. गॉड गिव्स यू द प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ एंड knowledge, and also empower you to share this health, wealth and knowledge in larger public. Thank you.